हमारी पहली जो रिपोर्ट है वो है HDI यानी कि ह्यूमन यानी कि मानव डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और इसमें भारत की जो रैंक है वो आई है 130। इसके पहले 133 थी, यानी कि 3 रैंक का भारत ने सुधार किया है। इसमें कुल 193 देशों को सम्मिलित किया गया है और इसमें भारत की रैंक आई है 130। पहले नंबर पर है आयरलैंड। क्या है पहले नंबर पर, कौन सा देश है? आयरलैंड। ठीक है। नंबर 2 पर है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। और नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इस रिपोर्ट को कौन सा देश जारी, मतलब कौन सी समिति जारी करती है? तो UNDP इसे जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगली जो रिपोर्ट है, अगला जो इंडेक्स है वो है WPHI। ठीक है, PFI, H नहीं है, PFI। तो ये क्या है इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर है WPFI यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस यानी कि जो स्वतंत्रता रहती है ना, जो रिपोर्टर की, प्रेस की स्वतंत्रता रहती है, उस पर एक रिपोर्ट जारी होती है। तो भारत में तो जो रिपोर्टरों की अभी हत्याएं हो रही हैं उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, और जो मीडिया रहती है वो तो तुम्हें पता ही है कि भारत के जो पिलर है, चौथा पिलर मीडिया है, वो मतलब बिकाऊ हो गया है। तो समझ रहे हो। तो इसमें जो भारत की रैंक है 151। ठीक है। भारत ने एक प्रकार से 150 रन पूरे कर लिए इसमें, और 180 देशों को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट में है नॉर्वे देश। कौन सा देश है? नॉर्वे देश। तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और अच्छा, ये जो WPFI है यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट जारी करता है RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसे जारी करता है। तो आगे अब अपन बात करते हैं GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और इसमें भारत की रैंक काफ़ी अच्छी है। या जी हाँ दोस्तों, 38 रैंक है भारत की। तो भारत में टेक्नोलॉजी की भी, मतलब इनोवेशन में तो भारत आगे है। ठीक है। तो ये है भारत की रैंक 38 कुल 139 देशों में, और इसे जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। अगली है GGI यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर जानते हो, मतलब लिंग असमानता है, उसमें क्या असमानता है भारत में। तो कुल 178 देशों में भारत की रैंक है 131। इसके पहले भारत की रैंक थी 129। तो मतलब अभी 2 रैंक भारत को बढ़ोतरी हो गई है। समझ रहे हो। इसमें भारत 2 रैंक और आगे फिसल गया है, नीचे चला गया है, ये मान सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4। अब इसके बाद अन्य की बात करते हैं। अगला है CRI यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम में जो रिस्क रहता है उसका इंडेक्स है, और इसमें इसको जारी करता है जर्मन वॉच। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। और इसमें भारत की जो रैंक है वो है 6 को देखकर यहाँ पर खुश मत होना। इसका मतलब ये है, यदि भारत में बाढ़ आ जाएगी, भारत में सूखा पड़ जाएगा, भारत में कोई महामारी आ जाएगी, तो बचने के चांस बहुत कम है। भारत इसमें टॉप पर है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग इनमें मरते हैं। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क है, और इसमें भारत नंबर 6 पर है। तो कुल मिला के इस बार मृत्यु जो भारत में काउंट हुई थी वो हुई थी 80,000 मौसमी घटनाओं में मृत्यु। इसी को मतलब एक प्रकार से CRI जारी करता है। इसके बाद है WHP वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का नंबर इसमें मतलब लगाना ही एक प्रकार से वो है, और क्योंकि इतना ज़्यादा एंजाइटी है अपने देश में। और चलो ठीक है, इतनी अपन ज़्यादा बात नहीं करते, इतनी ज़्यादा भी बुराई नहीं करो अपन भारत की। इसको जारी करते हैं वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थीम क्या रही? केयरिंग एंड शेयरिंग। और हैप्पीनेस में नंबर 1 पे लगातार आ रहा है, उसका नाम है फिनलैंड, और ये लगातार 8वीं बार टॉप पर रहा है। डेनमार्क है नंबर 2 पर, आइसलैंड है नंबर 3 पर। इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। चलो आते हैं अगले पर, GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि जहाँ पे शांति ज़्यादा है। तो देखो भारत में तो शांति ज़्यादा नहीं है। अब देखो जारी करता कौन है? IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस, ये जारी करते हैं। टॉप पर है आइसलैंड और आयरलैंड और न्यूजीलैंड। इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा शांति है, और 163 देशों की सूची में से भारत 115वीं रैंकिंग पर है। तो भारत में भी 115 नंबर की शांति है। समझ रहे हो। इसके बाद है अन्य 2 और रिपोर्ट रह गई हैं। तो अगली रिपोर्ट है
GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर मतलब जानते हो, जो एक प्रकार से भूखे रहते हैं। भारत में कुपोषण का एक प्रकार से ये इंडेक्स है। तो जारी करता है इसका कौंसल वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ, ये इसे जारी करते हैं। और इसमें भारत की रैंक है 102। तो भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित व्यक्ति पाए जाते हैं। मतलब ये मान लो कि नीचे से भारत टॉप में कहलाया 22वें नंबर पे, और ऊपर से तो मान लो, ठीक है। तो ये है, और भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। मतलब भारत में कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इसके बाद है SDG, और SDG जो है उसको जारी करता है UN का SDSN, ठीक है। भारत की रैंक है वो है 99। SDG में भारत की रैंक क्या है? 99। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर भारत पहली बार, ठीक है, पहली बार टॉप 100 में आया है। तो यहाँ पर जितनी भी रैंक वगैरह थी उनकी हमने बात कर ली है। मध्य प्रदेश का गठन, तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है वह अलग कर दिया गया था, और इसलिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन माना जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर। याद रखना, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कौन सा है? 1 नवंबर। अब थोड़ा सा मैं मध्य प्रदेश का एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैप कैसे रहता है। तो ये रहता है आपका मध्य प्रदेश का मैप, ऐसे चल के ये यहाँ पे, और इस प्रकार से ये रहता है तुम्हारा मध्य प्रदेश का मैप। ये मध्य प्रदेश का मैप रहता है, ठीक है। अब मेरे से ये नहीं तुम मतलब कल्पना करना कि मैं एक प्रकार से प्रो लेवल का मैप बना दूंगा, इतने में बहुत है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सबसे पूर्वी जिला है, ये है सिंगरौली, ठीक है। यहाँ पे सबसे पश्चिमी जिला है, ये है तुम्हारा अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर का भी नाम बदल दिया गया है और उसका नाम हो गया है आलीराजपुर। अली नहीं, अब आलीराजपुर हो गया है। उत्तरी जिला यहाँ पे ये है मुरैना। कौन सा जिला है? ये मुरैना। और यहाँ पे ये दक्षिणी जिला है और इसका नाम पता है क्या है? बरहानपुर, ठीक है, बरहानपुर। तो ये प्रकार के आपके सभी मैंने जिला बता दिए। अच्छा, ये पूरब से पश्चिम तक की ये जो लंबाई है ये है कुल मिला के 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की ये जो चौड़ाई है ये है 800, माफ कीजिएगा, 605 किलोमीटर, ठीक है, 605 किलोमीटर। तो इतनी चीज़ें अभी आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं? तो सबसे पहला जो प्रतीक चिन्ह है वो है राजकीय पशु। तो राजकीय पशु जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक है, पक्षी नहीं, पशु, जिसका नाम है बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा इसके गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मतलब बारहसिंगा नाम है उस पशु का। वैज्ञानिक नाम इसका है रुडवर्स डुआइसेली। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है आजकल, ये नहीं बनता कि राष्ट्रीय पशु कौन है, बारहसिंगा है कि नहीं, लेकिन रुडवर्स डुआइसेली वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। प्रजाति पूछी जाती है ब्रेडरी प्रजाति का। ये कौन सी प्रजाति का है? ब्रेडरी। ब्रेड जो तुम खाते हो ना, वही प्रजाति। इसको राजकीय पशु कब घोषित किया गया? 1981 में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो 25वां स्थापना दिवस था 1981, ठीक है, स्थापना वर्ष, उसी समय पे इसको राजकीय पशु घोषित किया गया। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में पाया जाता है, और बालाघाट में भी, ठीक है। मतलब एक जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला बालाघाट, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। अगला है राजकीय पुष्प। तो दोस्तों राजकीय पुष्प आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे? ये है, ठीक है, देखो ये है राजकीय पुष्प, ये है, ये सफ़ेद है, ठीक है। लिली तुम लोग जोड़ देना। तो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैरिडम, ठीक है, या कैंडीमम, इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक पक्षी, ठीक है, ये चिड़िया है ना, इसका नाम है शाह बुलबुल। इसको टेटैनी भी कहते हैं, तो ये भी दिमाग में रखना। अच्छा, एक और इसका नाम है दूधराज। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइस फ्लाई केचर। इसको राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। ये पाया कहाँ पे जाता है? सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, और जो सैलाना अभ्यारण्य है रतलाम, इन दोनों अभ्यारण्यों में ये राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है राजकीय मछली, ठीक है, मछली।
तो ये है राजकीय मछली, ठीक है, ये राजकीय मछली है। और जो राजकीय मछली है उसका नाम है महासीर। कौन सी है? महासीर। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टोरप्यूटिटोरा, ठीक है, टोरप्यूटिटोरा। और इसकी जो घोषणा हुई थी, मतलब 2011 में इसे राजकीय मछली बनाया गया था। महासीर जो प्रजनन केंद्र है वो है आपका यहाँ पे बड़वाह खरगोन में, ठीक है, बड़वाह खरगोन में। कहाँ पे है? बड़वाह खरगोन में। अगला है हमारा राजकीय वृक्ष। ये है भैया राजकीय वृक्ष, और ये तो तुम जानते ही हो कि बरगद का पेड़ है, तो ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ये राजकीय वृक्ष। तो जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगेलेसिस। इसका जो क्षेत्र है संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कहीं भी चले जाओ। इसकी घोषणा हुई थी 1981 में। और विशेष इसमें क्या है, ये मध्य प्रदेश का जो पहला बरगद पार्क है वो इंदौर के बड़गौदा में खोला गया है, ठीक है, इंदौर के बड़गौदा में खोला गया है। अगले पे आते हैं, ये है भैया तुम्हारे मीठे मीठे आम। तो भैया जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो है आम, मैंगो, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है और ये है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वही पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन दो प्रजाति इसकी याद रखना, एक है नूरजहाँ जो कि है अलीराजपुर जिला में, और एक है सुंदरजहाँ आम, ये रीवा में। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि नूरजहाँ आम कहाँ पाया जाता है? तो अलीराजपुर। सुंदरजहाँ आम कहाँ पाया जाता है? रीवा। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। तो आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गोविंदगढ़ रीवा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है भैया तुम्हारा मलखंभ। क्या है? मलखंभ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मलखंभ है। ये ऊपर एक डंडा है, उस पर ये करतब दिखा रहे हैं वाले, मतलब बच्चे लोग जो भी है, ठीक है, मतलब बच्चे लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो प्रशिक्षक होते हैं, खिलाड़ी लोग कहेंगे, ठीक है, इनको खिलाड़ी लोग। तो देखो यहाँ पे राजकीय खेल क्या है मध्य प्रदेश का? मलखंभ। घोषणा कब हुई मलखंभ की? 2013 में। मलखंभ अकादमी है मध्य प्रदेश की, 2018 में बनी थी उज्जैन में, ठीक है। प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 2016 से, माफ कीजिएगा, 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला है राजकीय फसल। तो राजकीय फसल है भैया तुम्हारी कौन सी? सोयाबीन। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। सुना है तुमने मध्य प्रदेश को गेहूं स्टेट कहते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो कुल है वो है लैंग्यूमेनेसी। इसका जो वनस्पतिक जो नाम है, ठीक है, वो है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, इसको वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हैं, ग्लाइसिन मैक्स। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी किस्में हैं? एक है समृद्धि, एक है प्रसाद, एक है प्रतिकार, एक है अहिल्या, एक है अलंकार। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो खेती है वह देवास जिले में सबसे पहले 1962 में प्रारंभ हुई थी। अगले आते हैं राजकीय चिन्ह पर। तो ये है तुम्हारा राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का। देखो राजकीय चिन्ह में ये जो तिलियां है ना, ये एक प्रकार से 1 2 3, मतलब इनको गिनना तो ये 24 तिलियां हैं, ठीक है। कितनी है? 24। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अंदर देखो ये एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। तीसरी बात ये है, ये बरगद का पेड़ है। क्या है? ये बरगद का पेड़ है। ऊपर ये मध्य प्रदेश शासन लिखा है, ये तो तुम दिख रहे हो ना, मध्य प्रदेश शासन दिख रहा है, ये ऊपर ये मध्य प्रदेश शासन लिखा है। अगली बात ये है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ई तरफ है तुम्हारी गेहूं की बाली और ई तरफ है तुम्हारा धान की बाली, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। वो राजकीय नाट्य क्या है? माच, ठीक है। माच एक नाटक है, ठीक है, नाट्य यानी नाटक। ये मालवा क्षेत्र में होता है, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। प्रमुख कलाकार हैं, 2 कलाकारों को याद रखना माच के। एक है भैया तुम्हारे सिद्धेश्वर सेन और दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा। राजकीय नृत्य है राई, जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड में होता है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ शुभ अवसर पर किया जाता है। प्रमुख कलाकार हैं इसमें ज्ञानेश्वरी देवी। राई की प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी देवी, जो कि कटनी की हैं। पद्मावत मतलब जो राई है इसका वर्णन पद्मावत ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा राजकीय गान, ठीक है। राजकीय गान सुक्का दाता सबका साथी सुक्का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।
तो राज के गान क्या है, ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सुख का दाता सबका साथी। इसको लिखा किन्होंने है, महेश श्रीवास्तव ने। संगीतकार कौन थे, सुनील झा, और गाया किसने, शान ने। ठीक है, तो अब आगे अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में, और उसके बाद अपन मध्य प्रदेश के उपनामों के बारे में बात करते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं, बीच में है इसलिए हृदय प्रदेश कहते हैं। हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, हीरा प्रदेश कहते हैं। वनों का राज्य कहते हैं एमपी को। ठीक है, वनों का राज्य किसे कहा जाता है, एमपी को। इसके बाद तेंदुआ स्टेट एमपी को। ठीक है, वुल्फ स्टेट यानी कि भेड़िया राज्य, चीता राज्य, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रदेश। ठीक है, गिद्ध राज्य, घड़ियाल राज्य, ये सभी एमपी के नाम है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानियाँ, मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। तो यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक जो राजधानी है वो है भोपाल, संस्कार राजधानी वो है जबलपुर में है। विनोबा भावे ने इसे संस्कार राजधानी सबसे पहले कहा था। आर्थिक, व्यावसायिक या खेल राजधानी की बात आ जाए तो ये है अपना इंदौर। ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी है पंचमढ़ी। ठीक है, और संगीत राजधानी है मैहर। ठीक है, और चित्रकला जो राजधानी है वो है भीमबेटका। भीमबेटका में तो चित्र है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह थे, राजधानी थी, और मध्य प्रदेश के जो उपनाम है, इन सब। मध्य प्रदेश में जो आपको मुख्य चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, देखो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ से ये नीचे यहाँ बालाघाट है, और यहाँ पे ये सिवनी वगैरह, ये बरहानपुर, ये यहाँ पे अलीराजपुर, ये आपका यहाँ ऊपर भिंड मुरैना, ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो देखो क्या है। इस तरफ ये है पूर्व, ये है मध्य प्रदेश का पूर्व, ये है मध्य प्रदेश का पश्चिम, ये ऊपर है उत्तर, और नीचे है ये दक्षिण। ठीक है, ये चार चीज़ें दिमाग में रख लो। अगली बात, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला यहाँ पे है, इसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है इसका, सिंगरौली। देखो मैं इस पे फेर रहा हूँ तो समझ जाना, सिंगरौली। ठीक है, ये सिंगरौली है। यहाँ पे है अलीराजपुर, ये है पूर्वी, तो ये पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। उत्तरी जिला है ये है मुरैना, कौन है, मुरैना, और ये दक्षिणी जिला है ये है बरहानपुर। ठीक है, ये चार चीज़ें दिमाग में रखनी है। अगली बात, मध्य प्रदेश का जो विस्तार है पूर्वी देशांतर, देखो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है पूर्वी देशांतर से, देखो पूर्वी देशांतर में दो चीज़ें हैं। एक है 74 डिग्री 9 मिनट से है 82 डिग्री 48 मिनट तक, और उत्तरी देशांतर में 26-30 से 21-6 तक। ठीक है, 21-6 से 26-30 तक, और 74-9 से 82-48 तक। अब आइए अपन जल्दी जल्दी जो फैक्ट है उनको समझ लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम से, यहाँ पे देखिए, पश्चिम से पूर्व जो मध्य प्रदेश में 34 मिनट का अंतराल है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। भारत की मानक रेखा 82 सही, मतलब 82 सही 1/2, 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है। मानक समय यूपी एमपी, जो मानक समय रेखा है यूपी एमपी सीजी यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा जाती है। मध्य प्रदेश में मानक समय रेखा जो है वो सिंगरौली से निकलती है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा। ये जो है इसके इस तरफ ये है राजस्थान, यहाँ पे है ये यूपी, ये छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऊपर है यहाँ यूपी। देखो यूपी कहाँ पे है, देखो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसको अभी क्या समझाया अलग से। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों की बात हो गई। उत्तर पश्चिम में राजस्थान है ये उत्तर पश्चिम में। देखो पूरब कौन कहलाता है, ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये है दक्षिण। तो राजस्थान कहाँ है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम। उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, दक्षिण, माफ कीजिएगा, पूरब दक्षिण में। ठीक है, पूरब दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में एक प्रकार से, या पूर्व में भी कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ पूर्व में है। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र है दक्षिण में, महाराष्ट्र है दक्षिण में। देखो नीचे है ना ये। आगे मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वह ताप्ती नदी बनाती है। दक्षिणी सीमा है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखो
देखो यहाँ पे ये जो दक्षिणी सीमा है ना, ये बनाती है ताप्ती नदी, किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। और दूसरी है ये चंबल नदी है, यहाँ से ये यहाँ, ठीक है, ये चंबल नदी द्वारा उत्तरी सीमा बनती है, ये वाली सीमा, ठीक है, ये चंबल नदी बनाती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है, उत्तरी जिला है, यहाँ पे देखो उत्तरी जिला है, देखो दिया गया है मुरैना, पूर्वी जिला सिंगरौली, अलीराजपुर है पश्चिमी जिला, और दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा क्या है, तो भारत है, कर्क रेखा की जो स्थिति है वो है 23.5 मतलब 23/1/2 उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसे ही कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा की ये स्थिति है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है माही नदी। 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश के कर्क रेखा गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती है। आगे जलवायु, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधनीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार में जो सम जलवायु है वो पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। वर्षा, जो मध्य प्रदेश में वर्षा है वह औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? बालाघाट, और सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, ठीक है। और स्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी स्थान है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कम होती है गोहद में, ठीक है। केंद्रीय बिंदु की बात करें तो अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है बरसाली बैतूल में। कहाँ पे? बरसाली बैतूल में। भारत के भौगोलिक मध्य बिंदु है, जो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है वो है मनोहर गांव, कटनी। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ, उज्जैन। अगला है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 7,26,26,809। ऐसे ही याद रखना, देखो 7,26,26,809, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो अब शिवपुरी है। देखो पाडुना नहीं बना था तो था आपका छिंदवाड़ा, लेकिन अब हो गया है शिवपुरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो जिला है वो है निमाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था 2018 में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब अगली बात, अब देखो अगली बात क्या है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है उसको ध्यान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सीटों का जो विवरण है वो किस प्रकार से है, देखो मध्य प्रदेश में देखो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा हैं और राज्यसभा हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में कुल मिला के देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें 16 सीटें थी, वर्तमान में 11 हैं। अभी राज्यसभा में मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। विधानसभा में वर्तमान में मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। एसटी के लिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें और एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ठीक है। एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। पुरस्कार इसको कहते हैं भारत रत्न। अगला प्रश्न है, खेल क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदल के हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है उसे कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। शांति के लिए भारत का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो अकादमी पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नाटक, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BC राय द्वारा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1961 में। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में। परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न पुरस्कार है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये मिलता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। भारत रत्न कितनी बार स्थापित किया गया है? ठीक है, स्थगित किया गया है, तो ये 2 बार स्थगित किया गया है, 1977, 80 और 92 से 95 में। अगला प्रश्न है,
पहली भारतीय महिला जो भारत रत्न प्राप्त किया जिन्होंने, तो वो है इंदिरा गांधी। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? तो हर वर्ष 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर का टॉपिक होता है समाप्त। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक 1 नंबर जरूर दे के आएगा। तो विटामिन ए, इसकी कमी से होता है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही जीरोपैथेलिमिया, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद है विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसके बाद है विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है वह होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे जो अगले विटामिन है उसके बाद है बी3। देखिए बी3 क्या होता है, इसकी कमी से, बी3 की कमी से होने वाला जो रोग है वह होता है त्वचा पर दाद होना, जो दाद हो जाती है वो बी3 की कमी से होती है। इसके बाद है विटामिन बी5। तो ये होता है बाल सफ़ेद होना, जब भी आपके बाल सफ़ेद हो जाए समझ लेना विटामिन बी5 आ गया है, मतलब कमी हो गई उसकी। और मंद बुद्धि होना। विटामिन बी6 की मतलब कमी से होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया, और त्वचा का रोग होता है इससे, इसकी कमी से। विटामिन बी7 है, इसकी कमी से लकवा भी आ सकता है, ये बहुत कम केसों में आता है, ठीक है, और शरीर में दर्द हो सकता है और बालों का गिरना। विटामिन बी11 की कमी से होता है पैसीज रोग, साथ ही एनीमिया। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी की कमी से एनीमिया रोग होता है, और इसे पांडु रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स, इसे ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके बाद है विटामिन ई, इसकी कमी से जो रोग होता है वह जनन शक्ति का कम होना, ठीक है, जनन शक्ति कमजोर हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले है भारत रत्न की, जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में हुई। पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत हुई 1985 से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई 1958 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई 1986 में। वीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत हुई 1947 में। परमवीर चक्र 1947 में। नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत हुई 1997 में। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1996 में। रेमन मैक्सके पुरस्कार की शुरुआत हुई 1957 में। और विश्व हिंदी सम्मान की जो शुरुआत है वह हुई 1999 में। साथ ही पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई 2008 में। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक बार मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से, हाँ, यहाँ पर पहला प्रश्न है गठिया। ये जो गठिया बीमारी होती है ये होती है जोड़ों में, ठीक है। इसके बाद है अस्थमा। अस्थमा बीमारी होती है ब्रैनकुलल, जो ब्रैनकियल स्नायु होता है इसमें, ठीक है। मोतियाबिंद होता है आपकी मतलब आँखों में, मनुष्य की आँखों में, आपकी आँखों में ना हो, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ। और मधुमेह होता है अग्न्याशय में, ठीक है। इसके बाद है डिप्थीरिया होता है गले में। डिप्थीरिया कहाँ पे होता है? गले में। इसके बाद है अगला एक्जिमा होता है त्वचा में, एक्जिमा त्वचा में। ग्लूकोमा होता है आँखों में, ग्लूकोमा आँखों में। घेंगा रोग होता है थायराइड ग्रंथि में। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि में कौन सा रोग होता है? तो वो होता है घेंगा रोग। इसके बाद है पीलिया। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, तो यकृत में पीलिया रोग होता है। ल्यूकेमिया होता है रक्त में, रक्त की बीमारी कहलाती है ल्यूकेमिया। अगला है मलेरिया होता है तिल्ली में, मलेरिया काय में होता है? तिल्ली में। मेनिनजाइटिस, ये रोग होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में। मेनिनजाइटिस जो रोग होता है वो होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में। इसके बाद है ओटिटिस। ओटिटिस होता है कान में, तो जो कान रहती है उनमें होता है ओटिटिस। पक्षाघात होता है नसों में, नसों में कौन सा होता है? पक्षाघात। और निमोनिया होता है फेफड़ों में। निमोनिया जो बीमारी होती है, जो निमोनिया बोलते हैं ना, वो फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। तो अब कोई किसी को निमोनिया हो जाए तो मतलब तुम्हें पता चलना चाहिए कि फेफड़ों की बीमारी है। पायरिया होता है दांतों और मसूड़ों में। इसके बाद है रेहुमेटिज, ठीक है, मैटिज में, ये होता है जोड़ों में। साइनसाइटिस, ये होता है साइनस अस्तर की सूजन में, ठीक है। और टॉन्सिल, जो इसको बोलते हैं टॉन्सिलिटिस, ये होता है टॉन्सिल में। और ट्रेकोमा होता है आँख में। ट्रेकोमा कहाँ पे होता है? आँख में।
और इसके बाद है क्षय रोग। क्षय रोग होता है फेफड़े में और टाइफाइड होता है आंत में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और बीमा की कवरेज से। डिजिटल इंडिया पहल कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1 जुलाई 2015 में। 1900 नहीं लिखना। फास्टैग किसका उपयोग करता है? फास्टैग क्या है? ये टोल भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है फास्टैग। इसके बाद है भुवन पोर्टल है, इस किसका डिजिटल मैपिंग प्लेटफॉर्म है? ये है इसरो का, ठीक है, भुवन। इसके बाद है ESHRAM पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है श्रमिकों के लिए, ठीक है, श्रम यानी कि श्रमिकों के लिए। इसके बाद है PM किसान योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है? तो ये मिलता है किसानों को सीधे मिलता है 2000 रुपये। इसके बाद है डिजीलॉकर को कितने प्रकार के दस्तावेज स्टोर किए जा सकते हैं? तो दोस्तों डिजीलॉकर में कुल मिला के 10 या उससे अधिक प्रकार के डिजिटल दस्तावेज लॉक किए जा सकते हैं, मतलब स्टोर किए जा सकते हैं। स्वावम पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्वावम का उपयोग किया जाता है शिक्षा के लिए, पाठ्यक्रम की, ठीक है। ENAM, ठीक है, पोर्टल किसकी सुविधा प्रदान करता है? तो ये कृषि उत्पादों एवं ऑनलाइन मंडी बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। उमंग ऐप कितनी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो 120। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM का उद्देश्य क्या है? तो ये है डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और हेल्थ ID बनाना। माईगोव पोर्टल नागरिकों के लिए किसका मंच है? तो माईगोव पोर्टल नागरिकों के लिए जो मंच है वो है सरकार के निर्णयों और नीति में भागीदारी का। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल किसके लिए है? ये छात्रवृत्ति आवेदन के लिए है। प्रगति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह प्रधानमंत्री के लिए टैली रिव्यू करता है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। क्या है? H2O, ठीक है, H2O। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है द्रव धातु कौन सी है? तो द्रव धातु कहलाती है पारस, ठीक है, पारा, यहाँ पे पारस लिख दे, पारद लिख दे, मरकरी, ठीक है, मरकरी। द्रव धातु कौन सी है? मरकरी, पारा, ठीक है, पारद नहीं लिखना, पारा। DNA की खोज किसने की थी? ये की थी वाटसन और क्रिक ने। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये होता है वृक्क में। अगला प्रश्न है न्यूटन की खोज किसने की? मतलब न्यूटन ने किसकी खोज की थी? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, इसकी खोज अपने न्यूटन भैया ने की थी। अगला प्रश्न है पत्तियों का जो हरा रंग है वह किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग है वह हरा होता है। अगला प्रश्न है दूध से दही है वह बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसको कहते हैं लैक्टोबैलिसस, ठीक है, लैक्टोबैलिसस। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके बाद है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत बनती है O3 से, मतलब O2 से, यहाँ पे 3 लिख दिया, ऑक्सीजन से। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में कुल मिला के 206। अगला प्रश्न है पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। और इसके बाद अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की थी J.J. थॉमसन ने। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये तुम बताना कमेंट में, किसने न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये तुम्हें कमेंट में बताना है। और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में कितने समय पूरा करती है, मतलब कितने समय में? तो 365 दिन और कुछ घंटे में, ठीक है, 4-5 घंटे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है, HZ। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। गति का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, M/S। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वोल्ट का एसआई मात्रक होता है, मतलब जो विद्युत धारा नापते हैं ना, उसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट का, ठीक है, वोल्ट। वस्तु की मात्रा का एसआई मात्रक होता है, वस्तु या पदार्थ की मात्रा मोल। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। इसके बाद है द्रव्यमान प्रवाह की दर अपन नापते हैं किलोमीटर, मतलब किलोग्राम प्रति सेकेंड से। कार्य करने की जो इकाई है वह उसको वाट कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल की जो इकाई है उसे न्यूटन कहते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP थे और मैंने करवा दिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।